एटीएस और एनआईए की विशेष अदालत लखनऊ के अंदर एक कार्रवाई चल रही थी। कटघरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि जिला जज रहे उनका पोता खड़ा हुआ था। अदालत उससे सवाल कर रही है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इस तरह से लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। लगभग 2002 सवाल किए गए और हर सवाल का एक ही जवाब दिया जा रहा था कि जब ये हुआ है तब मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं थी, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कह सकते हैं कि मैं पागल हो गया था। पागलपन में ही ये सब कुछ हुआ है, सचमुच में नहीं हुआ है। अदालत ने पूरा पक्ष सुना और सुनने के बाद जब दूसरा पक्ष सुनती है, उससे बातचीत करती है, तो एटीएस, एनआईए और पुलिस ये कहती है कि हमारे पास इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, ये झूठ बोल रहा है, इसकी मन की स्थिति उस दिन भी ठीक थी, आज भी ठीक है। तभी अदालत उसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाती है। कहती है कि इसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो इसने किया है वो वाकई देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा गलत है, भयानक है। इस घटनाक्रम के बाद जब ये अखबारों में, सोशल मीडिया पर ये खबर तैरती है, चलती है, लोगों को पता चलता है, तो नाम आता है मुर्तजा अब्बासी का। अहमद मुर्तजा अब्बासी को जो फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो इस सजा से न केवल मुर्तजा के परिवार के लोग सफर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से चौराहे पर आ गए हैं, बल्कि न जाने कितने ऐसे मुर्तजा होंगे जिन्हें भविष्य में वक्त बेवक्त अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ेगा। आज की कहानी उसी मुर्तजा की है जिसने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कांड किया है, जिसको सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई पढ़ा लिखा ब्रिलियंट व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और ये गोरखपुर जिले का ही एक गोरखनाथ मुख्य द्वार पर शाम लगभग 7:24 के आसपास का वक्त रहा होगा। 3 अप्रैल 2022 की वो शाम का वक्त था। एक लड़का जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 30 साल के आसपास, वो लड़का अपने गमछे के अंदर कुछ छुपा के लेके आया था। एक कार से जैसे ही उतरता है तो इस गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ा सा ही बगल में खड़ा हुआ था, और इसने अपने उस गमछे में से एक हथियार निकालता है, इसे बांके बोलते हैं, दराती जैसा वो होता है, उसको निकालता है। निकालने के बाद उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां आसपास बहुत सारे लोग हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरे हैं, और सीसीटीवी कैमरे में यह दृश्य पूरी तरह से कैद हो रहा था। वो वहां से भीड़ से अलग हटता है, और भीड़ से अलग हटने के बाद मुख्य द्वार पर 20वीं पीएससी आजमगढ़ के 2 जवान हैं, गोपाल गौड़ और अनिल कुमार पासवान, दोनों बैठे हुए थे। सीधा दौड़ते हुए वहां जाता है, और जाने के बाद सबसे पहले अनिल कुमार पासवान पर वो हमला बोलने की कोशिश करता है। अनिल कुमार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहां से जैसे अलग हटते हैं, जबकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो चाहते थे उस पर हमला कर सकते थे, एक ही गोली में इसको उसका जिंदगी भर तक का खेल खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि कोशिश की कि यहां कुछ ज्यादा खून खराब ना हो। वो थोड़ा सा अलग जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद भी ये लड़का, जिसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी होता है, ये शांत नहीं होता, और उस बाकी उस दराती से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पैरों में, हाथों में, जहां मौका मिला था वहां पर वो जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो चीख और पुकार की जो आवाजें थी वो आसपास जो मंदिर का पूरा घेरा था, वो चौराहा है, वहां तक फैल रही थी। लोगों की नजर जब वहां तक पहुंचती है तो लोगों ने अपने अपने हाथों में पत्थर लेते हैं, जैसा जिसका मौका था वैसा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो पुलिस वाला जो है उसकी जान पूरी तरह से खतरे में आ चुकी थी, वो उसको मारने ही वाला था। तुरंत गोपाल गौड़ वहां पर पहुंचते हैं, और जाने के बाद उसका हाथ पकड़ने की जब कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में बांका छूट जाता है, और जैसे ही बांका छूटता है तो फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और भीड़ तुरंत आती है, उस पर हमला कर देती है। हमला करने के बाद उसको मारते हैं, पीटते हैं। यहां पर एक पुलिस वाला जो पूरी तरह से घायल हो चुका है, और पब्लिक की मार से वो व्यक्ति जिसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी होता है, वो भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। तुरंत ही उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेके जाया जाता है। अब ये खबर सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, हर जगह फैल जाती है कि गोरखपुर के जो गोरखनाथ मंदिर है उसमें घुसकर किसी ने हमला करने की कोशिश की है, आतंकी हमला हुआ है। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को, जिसने हमला किया है, इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इसने एक नारा लगाना शुरू कर दिया। वो नारा लगा रहा था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इस तरह के नारे लगाते लगाते वो कह रहा था कि मुझे गोली मार दो, मरना चाहता हूं। यहां से सीधा हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हॉस्पिटल जब पहुंचता है, वहां पर उसकी थोड़ी हालत में सुधार होता है। उसके बाद जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तो मीडिया कर्मियों से भी वो यही कह रहा था, मुझे गोली मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। कौन है ये व्यक्ति, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मरना चाहता है, क्यों मारना चाहता है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे। इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता था, लेकिन जब सवालों के जवाब लोगों के सामने आते हैं तो लोग सुनकर हैरान थे कि कोई ऐसा कदम क्यों उठा सकता है। वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी बहुत खास व्यक्ति है,
खास इसलिए क्योंकि शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्हें नहीं जानता, जो इन्हें नहीं पहचानता। दरअसल बात कर रहा हूं गोरखपुर का एक इलाका है सिविल लाइंस, और सिविल लाइंस में रहने वाला जिसका नाम है अहमद मुर्तजा अब्बासी। कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई करता है सेंट जॉन बॉस्को लखनऊ से, और यहां से इसके पिताजी, इसके पापा इसको लेके चले जाते हैं सीधा मुंबई। मुंबई में इसके पापा क्योंकि वकील होते हैं, वकील होने की वजह से कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे बैंक हैं जिसके वो लीगल एडवाइजर हैं, जहां बहुत सारे हिसाब किताब लगाए जाते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है। मुंबई चला जाता है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करता है। पहली क्लास से इतना होशियार, ब्रिलियंट, जिसका कोई जवाब नहीं, हर बार फर्स्ट आता है, और हाई स्कूल में जब पहुंचता है तो कॉलेज को टॉप कर देता है। इंटर में जाता है तब कॉलेज को टॉप कर देता है। पहली ही बार में आईआईटी बॉम्बे से फॉर्म भरता है, और आईआईटी बॉम्बे में इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। सिलेक्शन होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और वहां भी वो बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरी करता है। इधर जो इसका परिवार है, परिवार में इसके कई लोग ऐसे हैं, यहां चाचा हैं ए के अब्बासी, शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति का पाला ना पड़ा हो जो इनके हॉस्पिटल में जाकर इलाज न कराया हो। इसके दादा जो गोरखपुर के जिला जज रहे हैं, उनके नाम से पूरा शहर उनको वाकायदा पहचानता है कि इसके लड़के के जो दादा हैं वो जिला जज रहे हैं, और इसके चाचा शहर के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट भी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति था, पढ़ाई की बात हो या घर की शान शौकत की बात हो, पैसे की बात हो, किसी बात की घर में कमी नहीं है। और उसके बाद ये लड़का जैसे ही ये कोर्स पूरा कर लेता है, आईआईटीएन बन जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करने के बाद रिलायंस कंपनी में इसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। कुछ समय वहां रहता है, कुछ समय वहां रहने के बाद एसआर कंपनी में भी इसको जॉब मिल जाती है। वहां भी मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर ये भर्ती हुआ था, लेकिन इसका मन करता है कि अब यहां से छोड़ देना चाहिए। उस नौकरी को छोड़ देता है, और नौकरी को छोड़ने के बाद सीधा ये आता है वापस मुंबई से गोरखपुर। अक्टूबर 2020 में आकर रहने लगता है, और लेकिन इससे पहले 2019 में जौनपुर की एक लड़की से इसकी शादी हो जाती है। हालांकि शादी की बात एक बार पहले भी चली थी, लेकिन शादी टूट जाती है। जब टूट जाती है, नई लड़की ढूंढ जाती है, जौनपुर की लड़की मिलती है, उससे शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लगभग 7 महीने तक ये निकाह चलता रहता है। 7वें महीने के बाद जनवरी 2020 में तलाक हो जाता है, वो लड़की यहां से छोड़कर चली जाती है। लेकिन इसके बाद इस बीच में इसने नौकरियां भी की, शादी भी की, सारे वो काम किए, और साथ साथ में वो ऐसी ऐसी चीजें गूगल पर सर्च करता था, जैसे कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं, आईएसआई संगठन से कैसे जोड़ा जा सकता है। ऐसी कई सारी जानकारियां थी, कई सारी ऐसी बातें थी जिनसे जुड़ा हुआ था, और जिनके लिए वो काम करने की कोशिश कर रहा था। गवर्नमेंट की जो खुफिया एजेंसी होती है, उसको कहीं ना कहीं शक था। उसने 16 ऐसे नामों को चिन्हित किया 31 मार्च 2022 को, और उन 16 नाम की सूची गोरखपुर की पुलिस को दी जाती है, और कहा जाता है कि इन पर कुछ डाउट है, ये कुछ संदिग्ध हैं, इनके बारे में पता किया जाए। तभी एटीएस के 2 जवान सिविल लाइंस के इस इलाके में जाते हैं, मुर्तजा के घर। घर जाने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहे थे। पहले दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज लगाई जाती है। आवाज लगाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकल के आते हैं, पूछते हैं क्या बात है। एटीएस के जवान कहते हैं कि हमें मुर्तजा से मिलना है। क्यों मिलना है, क्या बात है। तभी वो कहते हैं कि दरअसल उसके नाम 35 लाख रुपए का समन है, अगर मुर्तजा हो तो ये समन हम उसी को देना चाहते हैं, और 35 लाख का कुछ घपला घोटाला है। लेकिन यह शायद 35 लाख की कोई बात नहीं थी, ये एटीएस ही जानना चाहती थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी तो तुरंत उन्होंने, एटीएस ने जब इसके बारे में पूछताछ ही कर रही थी, मौका पाता है, यहां से ये सीधा नेपाल की तरफ भाग जाता है। नेपाल जाता जरूर है 2 अप्रैल को, लेकिन वहां इसको ठिकाना नहीं मिलता, उसको रुकने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए इसे वापस आना पड़ता है। और 3 अप्रैल 2022 को जब ये वापस लौट कर आता है, तो वापस लौटकर आने पर इसने एक दुकान पर जाता है, वहां से मां की यानी कि दराती खरीदता है, और दराती खरीदने के बाद सीधा ये गोरखनाथ के मंदिर पे जाता है, और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जो मिल रहा है उसको मारने की कोशिश कर रहा था। 2 पुलिस वालों पर भी हमला करता है, उनको भी मारने की कोशिश कर रहा था। और जब यही बात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जब यही बात लोगों को पता चलती है कि इस व्यक्ति ने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, जिसने हाई स्कूल को अपने स्कूल में टॉप किया है, जिसने इंटर में अपने आप को टॉप किया है, जिसने पहली बार में आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया, वो बॉम्बे का, और वहां पर सिलेक्शन पा लिया है, कैसा ऐसा कर सकता है। पब्लिक में कहता है कि मैं पागल हो चुका हूं, मेरा दिमाग खराब है, मुझे मार डालो, मुझे गोली मार दो। क्यों मारना चाहता है। एटीएस ने और एनआईए उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब अपने स्तर से जांच की, इसके पास लैपटॉप में कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें पाई जाती हैं जिन्हें देखकर लग रहा था ये पागलपन में हो ही नहीं सकता। परिवार के लोग अच्छे अच्छे पदों पर आसीन थे। दादा जिला जज से रिटायर्ड हो चुके थे, घर में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, पापा कई कंपनियों के लिए लीगल एडवाइजर का काम कर रहे थे। ये तो खैर जेल चला जाता है, लेकिन इसके जेल जाने के बाद जो परिवार की दिक्कतें आती हैं, जाहिर सी बात है कई दोस्तों पर भी आफतें आती हैं, और जब लोग सफर करने लगते हैं तब लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद
30 जनवरी 2023 को लखनऊ की विशेष अदालत इस व्यक्ति को फांसी की सजा का हुक्म सुनाती है। और सजा का हुक्म जब पूरे सबूत के साथ, पूरी पुख्ता बातों के साथ सुनाया जाता है, तब वो लगता नहीं है कि छोटी सी बांके से जब इस तरह से हमला कर रहा है, बात छोटी नहीं थी, बल्कि इसने एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। बताया जा रहा था कि लॉन वुल्फ अटैक यानी कि आतंक फैलाने का एक नया तरीका इसने इजाद किया। ये एक ऐसे ऐप बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे पूरे देश के लोगों को संगठित किया जा सके और देश के लिए खिलाफ एक जंग का ऐलान किया जा सके। पुलिस ने अभी इस मामले की अपनी चार्जशीट लगाकर और अदालत ने इसको फांसी की सजा का हुक्म दिया है। आगे भविष्य में क्या होगा, कब इसको फांसी दी जाएगी, कब नहीं दी जाएगी, ये तो एक अलग बात है, क्योंकि कानून सभी को अपना अपना पक्ष रखने का मौका देता है। अभी अदालतें और भी हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी जगहों पर इसको अभी अपील करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन जैसा इसने किया है, इससे न केवल इसके परिवार ने पूरी तरह से दिक्कतों का सामना करना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से, ऐसे मुर्तजाओं की वजह से, न जाने कितने ऐसे मुर्तजा होंगे हिंदुस्तान के अंदर जिन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन भी लेना होगा, जिन्हें यूपीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई करना होगा, जिन्हें डॉक्टर भी बनना होगा, जिन्हें वकील भी बनना होगा, जिन्हें साइंटिस्ट भी बनना होगा। हर कदम, हर जगह ऐसे लोगों की वजह से न जाने कितने युवाओं को भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पागलपन सवार था तो कुछ भी कर सकता था, मंदिर में जाकर हमला करने की जरूरत नहीं थी, वहां किसी ने भेजा नहीं था, बल्कि खुद अपनी ही मर्जी से गया था। नेपाल भागकर गया था, कहीं और भी भागकर जा सकता था, क्योंकि इसके मन में पहले से ही जिस तरह से एटीएस ने इसके खिलाफ सबूत जुटाए हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अगर इस तरह से उठेगी तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा थोड़ी ही लगती है, बल्कि इससे बड़ी कोई सजा हो तो वो देनी चाहिए। जाते जाते कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा, जिसमें शरीफ खान है, आजाद कुमार है, मेराज अहमद हैं, शहनवाज मलिक हैं सहारनपुर से, महेश साहू, हरी, जगजीत सिंह, मनोज मीणा, विनीत चौधरी, अफरोज आलम है, मोती लाल, नफीस अहमद, जाविर खान, मंटू देव, सुबीर सिंह, सुनील चौधरी, समीर, गुरप्रीत सिंह, विनोद कुमार, शिवांग सिंह, जयंत कुमार, अभय प्रताप सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।